हाय स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में लेक्चर 8 के पार्ट 2 के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और लेक्चर 8 के पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में लेक्चर 8 के पार्ट 2 के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके सिंटैक्स क्या होते हैं और उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब हम और उसी में हमने देखा प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, उसके साथ साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जाम्पल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब बच्चों, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। तो ये लेक्चर 8 पार्ट 2 का सेकेंड वीडियो होगा, जिसमें हम लोग कंडीशनल, स्पेशल, यूनरी और बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। The conditional operator is a kind of similar to the if-else statement, as it does follow the same algorithm as of if-else statement. Means conditional operator if-else statement के बराबर ही होता है, और ये if-else के जो algorithms हैं उसको follow करता है। The conditional operator takes less space and helps to write the if-else statement in the shortest way possible. मीन्स कि कंडीशनल ऑपरेटर कम स्पेस को ऑक्युपाई करता है प्रोग्रामिंग के दौरान, और ये इफ एल्स स्टेटमेंट को एक शॉर्टेस्ट वे में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो दीज कंडीशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म। ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है इस कंडीशनल एक्सप्रेशंस को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। वेरिएबल असाइन एक्सप्रेशंस 1, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशंस 2, कॉलन एक्सप्रेशंस 3। इसका एग्जांपल अगर हम अब इसमें क्या देखना चाहें तो अभी हम इसके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। अब हम ये क्या कह रहा है, चूंकि कंडीशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं इसमें 3 ऑपरेंड्स यूज होते हैं। 3 ऑपरेंड्स यूज होने के कारण इस कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। अब कंडीशनल ऑपरेटर का हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें कि कंडीशनल ऑपरेटर हमारा ग्राफिक्स के रूप में कैसे काम करता है। तो बच्चों, अब यहाँ पे आप देखिए कि अब ये कैसे काम कर रहा है वर्किंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पर हियर एक्सप्रेशन 1 इज द कंडीशंस टू बी इवेल्युएटेड। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेशंस 1, इसमें ये वाला एक्सप्रेशंस इवेल्युएट होगा, और ये एक्सप्रेशंस इवेल्युएट होने के बाद अगर हमारा कंडीशन सही होगा, अगर हमारी कंडीशन सही होगी तो क्या होगा, तो क्या कह रहा है, हियर एक्सप्रेशन 1 इज द कंडीशन टू बी इवेल्युएटेड। मीन्स ये कंडीशन हमारी पहले इवेल्युएट होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन सेकेंड जो है एग्जीक्यूट होगा, और ये रिजल्टेंट वैल्यू जाकर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यदि ये कंडीशन हो गई फॉल्स तो एक्सप्रेशन थर्ड इवेल्युएट होगा, और इस एक्सप्रेशन थर्ड की रिजल्टेंट वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि हियर एक्सप्रेशन 1 इज द कंडीशन टू बी इवेल्युएटेड। यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 एक कंडीशन है जो कि इवेल्युएट करेगा। If the condition expression 1 is true, then expression 2 will be executed. और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, नहीं और अदरवाइज इफ द कंडीशन एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन एक्सप्रेशन 3 will be executed and the result will be returned। तो अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट हमारा वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। अब बच्चों, इसका हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा a = 10 और 10 और b = हमने लिख दिया
5, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा क्या a इज लेस देन b। अब कह रहा है क्या 10 हमारा b से छोटा है, b मीन्स 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। 10 हमारा 5 से छोटा नहीं है। और फॉल्स की केस में क्या होगा, ये थर्ड एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और ये वैल्यू जाकर हमारी b में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है। तो बच्चों अब हम इस कंडीशनल ऑपरेटर का जो है एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आया। यहाँ पे देखिए हमने एक प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम में हमने 3 वेरिएबल लिया, इंट a, b और मैक्स। a में 5 असाइन है, b में 10 असाइन है और मैक्स हमारा खाली है, इसमें कुछ असाइन नहीं है। अब यहाँ पर लिखा मैक्स असाइन a इज ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क्स a कॉलन b, और लास्ट में हमने a, b और मैक्स को प्रिंट करा लिया। अब आप यहाँ पर देखिए तो a की वैल्यू क्या हो गई है, a की वैल्यू हो गई है 10 और b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर a की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 10। इसका मतलब हुआ कि a में स्टोर हो गया 5 और b में स्टोर हो गया 10। अब जब हम इस एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है क्या हमारा 5 बड़ा है 10 से। तो क्या 5 हमारा 10 से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन हो गई यहाँ पर फॉल्स। और फॉल्स होने के बाद थर्ड एक्सप्रेशंस मीन्स b जाके स्टोर हो जाएगा इस मैक्स नाम के वेरिएबल में और b की वैल्यू कितनी है 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5, b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 10 और मैक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 10। यहाँ पर देखिए 2 कमेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ऐसा एक्सप्रेशंस लिखे हैं जो लार्जेस्ट a और b में फाइंड करके दिखाएगा, और ये कमेंट बता रहा है कि अब हम इसको प्रिंट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखा या थोड़ा सा इसका अध्ययन किया। बच्चों इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में अच्छी तरह से अगली यूनिट यानी डिसीजन मेकिंग यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग यूनिट टोटली कंडीशन ऑपरेटर पर ही डिपेंड है। तो बच्चों अब हम लोग अगला ऑपरेटर देखेंगे जो है स्पेशल ऑपरेटर। C supports some special operator such as comma operator, size of operator and pointer operator and member selection operator। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग 2 ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, कॉमा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंटर ऑपरेटर और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर इसके बारे में हम लोग अगली यूनिट में पढ़ेंगे। पॉइंटर ऑपरेटर पढ़ेंगे पॉइंटर नाम की यूनिट में, और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर या और लिंक लिस्ट में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कॉमा ऑपरेटर के बारे में। कॉमा ऑपरेटर की तो सी लैंग्वेज में कैसे काम करता है, और हम लोग कॉमा ऑपरेटर को बहुत बार अपने सी प्रोग्राम में यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए कि कॉमा ऑपरेटर होता क्या है। द कॉमा ऑपरेटर इज यूज टू राइट डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन सिंगल लाइन। मीन्स कॉमा ऑपरेटर का यूज डिफरेंट एक्सप्रेशंस को सिंगल लाइन में यूज करने के लिए किया जाता है, और कंबाइन रिलेटेड एक्सप्रेशंस, या हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन करने के लिए कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। मीन्स यदि हमने एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस लिखे हों और उसको यदि हमें एक सिंगल लाइन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करके एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर देखिए हमने लिया x असाइन 10, y असाइन 5, z असाइन x प्लस y, ठीक है।
अब यहाँ पर z में हमने x प्लस वाई को असाइन कर दिया। तो ये 3 लाइन का जो कोड है, यदि इनको हम सिंगल लाइन में लिखना चाहें तो इसको लिखने का तरीका है कि z असाइन पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस में x असाइन 10 कामा y असाइन 5 कामा x प्लस वाई और पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अब ये एक्सप्रेशन किस तरह से इवेल्युएट होगा, इसकी क्या मीनिंग है, ये सब देखने के पहले हम कॉमा ऑपरेटर का बेसिक कि कॉमा ऑपरेटर का बेसिक क्या होता है, हम इसको आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने एक एक्सप्रेशंस लिया a, b, c, d, ये हमारा एक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशंस में आप देखिए कि ये अलग एक्सप्रेशंस है, b अलग एक्सप्रेशंस है, c अलग एक्सप्रेशंस है और d अलग एक्सप्रेशंस है। तो ये सब हमारे अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। तो पहले a नाम का एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, फिर b नाम का एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, फिर c नाम का एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और उसके बाद d नाम का एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। यानी जो इवेल्युएशन चलेगा वो लेफ्ट टू राइट चलेगा। मीन्स जो इवेल्युएशन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा d पर, मीन्स राइट मोस्ट वैल्यू पर। मीन्स जब हम इस पूरे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करेगा d पर। d मीन्स राइट मोस्ट एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशंस जाकर इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, इसके पहले जो वेरिएबल लिखा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले। अब देखिए, जब मैंने यहाँ पर लिखा कि z असाइन x, 10 y, 5 y असाइन 5, x प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या है और किस तरह से काम करता है, तो हमें यहाँ पर इसकी क्या समझना होगा, इसकी प्रायोरिटी समझना होगा। तो किस तरह से इवेल्युएट होता है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए, इक्वल टू मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने जो कुछ भी लिखा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये सब पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। यानी पैरेंथेसिस लगने के कारण हम उसके अंदर के एक्सप्रेशंस को सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे। मीन्स z में पहले वैल्यू असाइन नहीं होगी। और अब देखिए, पैरेंथेसिस में कॉमा ऑपरेटर का भी यूज किया गया है। तो अब देखना होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। हम लोग जानते हैं कि कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। मीन्स सबसे पहले मिला होगा क्या, यहाँ पर मिला x असाइन 10। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x में 10 आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 10। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉमा के बाद आया y असाइन 5, मीन्स y में की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। और उसके बाद अगले कॉमा में जो लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो अब ये सॉल्व होगा। तो अब x में आ गया है 10 और y में आ गया है 5। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 5, x प्लस वाई मीन्स 10 प्लस 5, और अब यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15, क्योंकि 10 प्लस 5 आपस में जुड़कर 15 हो जाएगा। तो सबसे लास्ट मीन्स राइट मोस्ट में जो एक्सप्रेशंस लिखा होता है उसी की वैल्यू असाइन हो जाएगी z में। और राइट मोस्ट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई, और x प्लस की y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर,
x प्लस वाई की वैल्यू आई है 15, तो 15 असाइन हो जाएगा z में। और जब हम इस z को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको अब हम देखते हैं सी एडिटर पर कि सी एडिटर पर ये कैसे काम करेगा। तो बच्चों, अब हम लोग सी एडिटर पर एक प्रोग्राम लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम लिखने के पहले हम लोग कुछ हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड io.h लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं मेन, और वो मेन का ओपन कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम 3 वेरिएबल असाइन करेंगे, int x, y, z, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे z असाइन x असाइन 10, y असाइन 5, x प्लस y, ठीक है। और अब उसके बाद हम लिखेंगे printf स्टेटमेंट। printf स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, हम z की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे z को। और उसके बाद हम लिखेंगे zch, और zch के बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे clr fcr स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम होगा। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और इस एक्सप्रेशंस में पैरेंथेसिस लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, फिर सेकंड प्रायोरिटी होगी किसकी होगी, वो चलेगा, मीन्स कॉमा ऑपरेटर सॉल्व होगा, और वो भी लेफ्ट टू राइट, और फिर x प्लस वाई की वैल्यू z में असाइन हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशंस में पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पैरेंथेसिस ब्रैकेट की है। उसके बाद मीन्स कि सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो सॉल्व होगा, और अब देखना है कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर एक और कॉमा ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, इसलिए उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कॉमा ऑपरेटर की है, तो कॉमा ऑपरेटर यहाँ पे सॉल्व होगा, और वो भी किस तरह से, लेफ्ट टू राइट कॉमा ऑपरेटर का यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो फिर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाएगी, z में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट विल बी डिपेंड अपॉन द राइट मोस्ट वैल्यू, कॉमा ऑपरेटर्स में एक्सप्रेशंस में रिजल्टेंट विल बी डिपेंड अपॉन द राइट मोस्ट वैल्यू। तो अब z की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब इसको अगर हम प्रिंट करा के देखें तो देखें यहाँ पर क्या आता है, यस z इक्वल टू 15, और यही हम लोगों ने इवेल्युएट भी किया हुआ था। अब चूंकि हमने बताया कि पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होता है, क्योंकि पैरेंथेसिस से ही प्रायोरिटी मैनेज हो पाएगी, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम होती है असाइनमेंट ऑपरेटर से, ठीक है। कॉमा ऑपरेटर की प्रायोरिटी किससे कम होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो मान लीजिए यहाँ मैंने इस एक्सप्रेशंस में क्या कर दिया, इस एक्सप्रेशंस में मैंने पैरेंथेसिस को हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस हटा दिया, ठीक है। और अब मैं चेक करता हूँ कि z की वैल्यू क्या आएगी। तो ज़रा आप लोग बताइए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए थोड़ी देर और बताइए कि z की वैल्यू क्या आएगी। तो अब जब इसको हम रन कराएंगे, तो रन कराने के पहले आप लोग ज़रा देखिए कि क्या आएगा। लेकिन जब हम इसको रन कराएंगे तो आउटपुट हमारा 10 आएगा,
ऐसा क्यों आया? क्योंकि हम लोगों को पता है कि कॉमा ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी कॉमा ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले z असाइन x असाइन 10 सॉल्व होगा, मीन्स सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा? ये सॉल्व होगा। और x z में असाइन होगा x और x में असाइन होगा 10। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर z और x में 10 असाइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इवेल्युएट होगा y = 5 और लास्ट में होगा जो है x + y चलेगा, लेकिन x + y की वैल्यू किसी में भी असाइन नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा x की वैल्यू। अब इसको हम रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर z असाइन z = 10 आ गया। तो इस तरह से हम लोग कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, अब इस एक्सप्रेशंस के बाद आप लोग देखिए कि यहाँ पर एक और एक्सप्रेशंस लिखा है। वो कौन सा एक्सप्रेशन है? इंटीजर। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए एक और एक्सप्रेशंस लिखा गया है, इंटीजर a असाइन 10, b, c, d असाइन 50। तो इस तरह से भी हम कॉमा ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं एक अगला ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइज ऑफ इज एन यूनरी ऑपरेटर यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स द ऑपरेंड ऑक्युपाइज। मीन्स साइज ऑफ ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर होता है और ये कौन सा ऑपरेंड मेमोरी में कितनी बाइट की जगह को ऑक्युपाई किया हुआ है उसको रिटर्न करता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? हम लोग लिखते हैं साइज ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर डेटा टाइप, साइज ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल और साइज ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, साइज ऑफ ऑपरेटर आपको देखने में जरूर एक शब्द की तरह लग रहा होगा, पर यह एक ऑपरेटर ही है और इसके पैरेंथेसिस में आप या तो डेटा टाइप लिखेंगे, या तो कांस्टेंट लिखेंगे, या तो वेरिएबल लिखते हैं। हालांकि ये पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी नहीं है, आप पैरेंथेसिस ना लगाएं तो स्पेस भी आप इसके बाद दे सकते हैं। साइज ऑफ और ऑपरेंड के बीच में तो हम क्या कर देंगे, अगर पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो साइज ऑफ और ऑपरेंड के बीच में हम स्पेस दे सकते हैं। तो साइज ऑफ का एक हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है k असाइन साइज ऑफ 2, 3, 5, 1, तो ये क्या है? यह एक हमारा एक्सप्रेशन है। दूसरा लिखा है यल असाइन साइज ऑफ सम, तो यहाँ पर सम एक वेरिएबल है। और तीसरा लिखा है यम असाइन साइज ऑफ इंट, मीन्स यहाँ पर int एक डेटा टाइप है। तो आप देखिए हमने सिंटैक्स में डेटा टाइप वेरिएबल और कांस्टेंट का लिया है और पैरेलली उसका एग्जांपल दिखाया है। तो k असाइन साइज ऑफ 2, 3, 5, 1 एक कांस्टेंट है, सम एक वेरिएबल है और int एक क्या है? एक डेटा टाइप है। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल सी एडिटर पर देखेंगे। तो बच्चों, अब हम देखेंगे अगर सबसे पहले हम साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या लें, अगर साइज ऑफ ऑपरेटर में हम सबसे पहले डेटा टाइप को लें तो क्या होगा। मान लीजिए अब हमने इस प्रोग्राम में क्या लिखा, int x, ठीक है, और उसके बाद cr
और इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन हम करा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, CLR या CR के बाद हम इस वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, मतलब x असाइन साइज ऑफ क्या, x असाइन साइज ऑफ, और उस कांस्टेंट का नाम या उस डेटा टाइप का नाम जिसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे उस डेटा टाइप का नाम, जैसे हमने लिखा फ्लोट। ठीक है, तो अब मैंने इस वेरिएबल के अंदर जो अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिया था x, उसके अंदर एक वैल्यू साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हमने असाइन करा दिया। बेसिकली साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो बताता है कि साइज इन बाइट, किसी की भी साइज वो बाइट में बता देता है। जी हाँ, साइज ऑफ ऑपरेटर की यूनिट क्या होती है, बाइट होती है। तो साइज ऑफ फ्लोट क्या है, ये आएगा, फ्लोट की साइज क्या है, हम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है। तो फ्लोट चूंकि एक रियल कांस्टेंट है, इसलिए रियल कांस्टेंट की साइज होती है 4 बाइट। तो x के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x असाइन साइज ऑफ फ्लोट, और हम लोग जानते हैं कि फ्लोट की साइज होती है 4 बाइट, मीन्स फ्लोट 4 बाइट मेमोरी में जगह स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो ये प्रोग्राम, अच्छा यहाँ पर इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल कराएंगे तो क्या करेगा, ये कंट्रोल F9, ये यहाँ पर 4 आपको दिखा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है जेड, चूँकि पुराना यहाँ पे प्रोग्राम हमने यूज़ कर लिया। तो x इज इक्वल टू %d और x मीन्स फ्लोट की साइज, फ्लोट मेमोरी में जितनी जगह को ऑक्यूपाई करता है उसको x में स्टोर करके स्क्रीन पर आपके सामने प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब जब मैंने इसमें लिख दिया था x की वैल्यू प्रिंट कराया, इसको रन कराने के बाद हम लोगों ने देखा कि आउटपुट क्या आ रहा, 4 आ रहा। अगर यहाँ पर फ्लोट की जगह लिखा होता क्या, यहाँ फ्लोट की जगह अगर लिखा होता डबल, DOUBLE, ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लोट की जगह डबल लिखा होता तो आंसर कितना आता, तो आंसर आता 8। ठीक है, और अगर इसी डबल की जगह हम यहाँ पर लिख देते कैर, CHAR, तो अब देखिए आंसर कितना आता, यहाँ पर आंसर आता 1। और इसी कैर की जगह अगर हम लिख देते INT तो यहाँ पर आंसर आ जाता 2। लेकिन अगर हम डेटा टाइप की जगह वेरिएबल लिखें, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और वेरिएबल में बनाता हूँ फ्लोट के, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं फ्लोट के, और उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं DOUBLE डबल D1। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा वेरिएबल बना रहे हैं CHAR CH। ठीक है, और हमने एक वेरिएबल इंटीजर यहाँ पर x बनाया ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन हम वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं y। ठीक है, तो y एक वेरिएबल है जिसकी टाइप भी हमारा क्या है, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर लगा है तो जिसकी टाइप भी हमारा इंटीजर है। इस वजह से y को 2 बाइट की जगह मिलनी चाहिए। अब देखिए, अब अगर हमने एक्सप्रेशंस में यहाँ पर लिख दिया क्या, यहाँ पर हमने लिख दिया साइज ऑफ y, तो
y एक वेरिएबल है और हम लोग देख रहे हैं कि जिसकी टाइप यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने इंटीजर बनाया हुआ है। इंटीजर होने की वजह से यह y को मेमोरी में 2 बाइट की जगह मिलनी चाहिए और आंसर यहाँ पर आना चाहिए 2। यस, यहाँ पर आंसर आ गया 2। और अगर यहाँ पर हमने लिख दिया k और k चूँकि फ्लोट है, रियल कांस्टेंट है, यहाँ पर आंसर आना चाहिए 4। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया d1 तो d1 चूँकि हमारा डबल है तो यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए 8। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया क्या ch, यहाँ पर हमने लिख दिया ch तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 1। तो इस तरह से साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा वेरिएबल और ये कांस्टेंट के साथ काम करता है, लेकिन वेरिएबल और डेटा टाइप के साथ काम करता है। लेकिन अगर कांस्टेंट लिखें तो क्या होगा, ठीक है, अगर हम इसी साइज ऑफ में कांस्टेंट लिखें तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने एक और वेरिएबल बना लिया कॉमा z का। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इस साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर क्या 34। हम साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 34। ठीक है, मीन्स कोई भी एक नंबर जो कि एक इंटीजर कांस्टेंट है और मैंने इसके अंदर लिख दिया। और जब हम इसको इवेल्युएट कराएंगे, जब हम इसको रन कराएंगे, यहाँ भी आ जाएगा 2, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। इसके अंदर हम कोई भी इंटीजर कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा y असाइन, यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, यहाँ पे कर देते हैं y असाइन साइज ऑफ 3.54। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर y को प्रिंट कराएं, अब यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्रेशंस में y को प्रिंट कराएं तो या हम यहाँ पर चलिए सबको प्रिंट करा लेते हैं। %d x, y, z। और इसके पहले हमने लिखा था x इज इक्वल टू साइज ऑफ साइज ऑफ 34 और ये। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हमने लिख दिया कि z असाइन, हमने लिख दिया z असाइन साइज ऑफ a। ठीक है, हमने लिख दिया z असाइन साइज ऑफ a। तो आपके आधार पर अब यहाँ पर x y z में वैल्यू क्या जाएगी, तो आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके सोच सकते हैं कि x y z की वैल्यू क्या होगी। यस, तो आपने देखा होगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आउटपुट जो आपने सोचा है, जो भी आपने सोचा होगा वो आपके अपोजिट आ रहा होगा। जैसे पहला तो आपका सही आ रहा होगा कि x की वैल्यू क्या है और इसको हमने दिखा भी दिया था। x की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट ऑलवेज कंज्यूम 2 बाइट मेमोरी, जबकि y की वैल्यू आपने 4 दिया होगा
जबकि इसका आंसर आएगा ए। यहाँ पर आपने y की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में क्या दिया होगा, इस एक्सप्रेशन में आपने y की वैल्यू 4 दिया होगा, क्योंकि आपको लगा होगा कि 3.54 ये रियल कांस्टेंट है और ये मेमोरी में 4 बाइट की जगह को ऑक्युपाई करता है, जबकि इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि रियल कांस्टेंट्स आर बाय डिफॉल्ट टाइप ऑफ डबल। मीन्स रियल कांस्टेंट, एक बार फिर इसको सुन लीजिए, रियल कांस्टेंट आर बाय डिफॉल्ट टाइप ऑफ डबल, यानी दे कंज्यूम 8 बाइट इन मेमोरी। इसी तरह से शायद आपका आंसर गलत हो, क्योंकि आपने प्रेडिक्ट किया हो कि ए, मीन्स इसी तरह से आपका ये तीसरा एक्सप्रेस आंसर भी हमारा क्या होगा, गलत हो सकता है, क्योंकि आपने प्रेडिक्ट किया होगा कि ए हमारा 1 आएगा। जबकि कैरेक्टर कांस्टेंट भी इंटरनली इंटीजर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिए, कैरेक्टर कांस्टेंट भी इंटरनली इंटीजर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। ऐसा इसलिए कि कैरेक्टर कांस्टेंट को तो आप बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक आप लोग जानते हैं एक टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं आस्की कोडिंग टेक्निक, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक टेक्निक होती है जिसके कारण हर कैरेक्टर का एक करेस्पॉन्डिंग कोड होता है। आप लोग जानते हैं कि आस्की, हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है और ये कोड 0 से लेकर 255 तक कोड होता है, और कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट इंटरनली कोड से ही रिप्रेजेंट होता है। यानी आप भले ही लिखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, पर वो इंटरनली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे इसमें इस एक्सप्रेशंस में लिखा गया है स्मॉल ए, और स्मॉल ए का आस्की कोड होता है 97, तो जेड के अंदर वैल्यू जाएगी 2। तो साइज ऑफ 97 मीन्स साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट मीन्स 2। तो हमारा टोटल ये प्रिंट जो होगा XYZ वो आउटपुट आएगा 282। तो आइए देखते हैं क्या आउटपुट आता है, 282। अब इसको थोड़ा सा हम स्पेस देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्केप सीक्वेंस, और अब इसको हम रन करा के देखते हैं। तो आंसर आता है 282, ठीक है, 282 आना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कंपाइलर टू कंपाइलर ये आउटपुट वेरी करता है कि कौन हमारा प्रोसेसर किस कंपाइलर का है। तो बच्चों साइज ऑफ ऑपरेटर के बाद, इसके सिंटैक्स और एग्जाम्पल के बाद हम यहाँ पे एक नोट्स देखेंगे कि पैरेंथेसिस इज नेसेसरी बिकॉज प्रायोरिटी ऑफ कॉमा इज लेस देन असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये हमारा कह रहा है कि पैरेंथेसिस हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल अब हम देखेंगे स्पेशल ऑपरेटर्स की, और उस स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में हम देखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए एक हमने प्रोग्राम लिया और हमने 4 तरह के वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, और हर वेरिएबल में इस तरह से हमने लिख दिया। तो और इसी का हमने एग्जाम्पल डेटा टाइप के रूप में आप लोगों को वहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो जब आप इसको आप रन कराएंगे, इसका आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आएगा इंटीजर हमारा 2 बाइट की जगह लेता है, फ्लोट 4 बाइट की जगह, कैरेक्टर हमारा जो है डबल 8 बाइट की जगह, और कैरेक्टर 1 बाइट की जगह ऑक्युपाई करता है। तो इस तरह से अगर हम इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, यहाँ पर आंसर आएगा 4, यहाँ पर आंसर आएगा 8, और यहाँ पर आंसर आएगा 1 और 2। ये डिपेंड करता है हमारे कंपाइलर के प्रोसेसर और
किस तरह का है, कितनी 64 बिट का है या 32 बिट का प्रोसेसर है। तो इस तरह से हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में देखा और उसके एग्जाम्पल भी देखा। अब जो हमारे अदर ऑपरेटर्स हैं जैसे पॉइंटर ऑपरेटर और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगली यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। तो अब ये आप लोगों के सामने आउटपुट के रूप में इस तरह से आउटपुट आप लोगों को दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट और वर्क विद इन सिंगल ऑपरेंड आर यूनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के बीच में काम करते हैं उनको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नॉट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। इस तरह के जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब उसके बाद यूनरी ऑपरेटर के बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स और वर्क विद टू ऑपरेंड आर बाइनरी ऑपरेटर। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद हमने इसके पहले टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। जैसे कंडीशनल ऑपरेटर हमारा टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो 3 ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है। अब यहाँ पर एक टेबलेटेड फॉर्म में दिखाया गया है कैटेगरी ऑफ द ऑपरेटर। तो इसमें टेबलेटेड फॉर्म में देखिए यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में क्या आता है? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर, ये जितने ये बाकी सारे ऑपरेटर्स हमारे बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी है जिसमें हमारा कंडीशनल ऑपरेटर आता है। अब बच्चों हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर की बात करते हैं। तो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट ऑपरेशन। ठीक है, मतलब ये बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। डेसिमल वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी वैल्यू व्हिच आर द सीक्वेंस ऑफ बिट एंड बिट वाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन दीज बिट्स। मींस डेसिमल वैल्यू हमारी बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे 5 की बाइनरी 101 है और 7 की बाइनरी 111 है। इसलिए अगर 101 हमारी उसके 5 की बाइनरी है तो ये जब कन्वर्ट होगा तो आस्की के रूप में कन्वर्ट होगा। और ये आस्की हमारा 8 बिट और 7 बिट पे डिपेंड करता है, इसलिए 5 का बाइनरी हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर इवेल्युएट होगा। और अब बिट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं? एंड, और, एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, और इसका एक ट्रुथ टेबल है। ठीक है, और ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की हमारे ऑपरेटर क्या होते हैं? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक मीन्स 1 बिट हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह से, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर हमारा 8 शिफ्ट राइट शिफ्ट होगा। और अगर हमने लिख दिया x लेस देन 2, इसका मतलब ये 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब बच्चों आप लोगों के लिए ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आप लोग क्वेश्चन ये सारे सॉल्व करने हैं। व्हाट वैल्यू विल बी असाइन टू द वेरिएबल इफ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30 एंड d इक्वल टू 40 इन द बिलो एक्सप्रेशन। मीन्स x एक्सप्रेशंस में x की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वैल्यू इज असाइन टू द बिलो वेरिएबल, और इसमें इस वेरिएबल में x1 और x2 में क्या वैल्यू आएगी इसको आपको बताना है। तीसरा कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है। चौथा है सिंगल एम्परसेंट और डबल एम्परसेंट में क्या अंतर होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर होता है। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और लास्टवा क्वेश्चन है मीन्स 7 कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन अबाउट हेडर फाइल एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए और हमारे पास उसके उत्तर भेजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस इसी प्रीवियस 2 लेक्चर पर डिपेंड हैं, 2 वीडियो पर डिपेंड है जो हमने
भेजा है वो सारे वीडियो आप लोग पढ़िएगा और इन सारे उत्तर को आप लोग देखिएगा, बार बार उस सारे वीडियो को पढ़िए और अगर कोई डाउट्स आती है तो आप उसे हमसे संपर्क करिए। और आप वीडियो देखने के लिए आप समय निकालिए, घर पर रहिए, ठीक है, स्टे होम, सेफ फ्रॉम होम और स्टे एंड रीडिंग फ्रॉम होम। इस तरह से आप बच्चों जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये यूनिट में इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिसीजन ऑपरेटर मींस जितने ऑपरेटर हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारे ये ऑपरेटर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं।